नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है, रुझान आ चुके हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जिन पे जो मुकाबला था वो काफ़ी रोचक रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ किस तरह से समीकरण बदले, किस तरह से ये कहा जा रहा था जब चुनाव प्रचार हो रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सबके रोड शो, सबकी जनसभाएं लगातार राजस्थान में होती रहीं। शुरुआत के 2 चरणों में राजस्थान में चुनाव हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये कंपैरिजन किया जा रहा था कि इसके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से कितनी जनसभाएं हुई, कितनी किस तरह से रोड शो किया गया, किस तरह से प्रचार किया गया, कौन कौन से बड़े चेहरे सामने आए, तो बीजेपी के मुकाबले चुनाव प्रचार में कांग्रेस कहीं फीकी नजर आ रही थी। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आया है तो टक्कर कांटे की है। सर, सवाल यहीं से शुरू करते हैं, चुनाव प्रचार से बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से बीजेपी राजस्थान में चाहे नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे अमित शाह की बात की जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, सबकी जनसभाएं हुई, सबके रोड शो हुए। कांग्रेस की तरफ से बहुत ही जो ग्रूट लेवल के उनके वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, जो अशोक गहलोत हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उनकी तरफ से प्रचार हुआ। राहुल गांधी का मुश्किल से मुश्किल 2 बार जनसभाएं हुई, प्रियंका गांधी की 1 या 2 बार जनसभाएं हुई। देखिए, अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो राजस्थान की राजनीति में बीजेपी को मैं मानता हूँ नुकसान है। बीजेपी को इसलिए भी नुकसान है कि वहाँ पे जो विधानसभा में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में वो विधानसभा चुनाव हुए थे, सभी जगह उनके विधायक भी हैं। और मैं ये मानता हूँ अगर कहीं हमारी सरकार होती है तो वहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी वो फ़ायदा उठाने में नाकाम रही। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वसुंधरा जैसे एक मजबूत लीडर को इन्होंने दरकिनार किया। फिर युवा नेताओं की अगर मैं बात करूं, जैसे रविंद्र भाटी है। रविंद्र भाटी जब कॉलेज की राजनीति कर रहे थे तब वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर भी उसको इग्नोर किया गया और उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत करके दिखाया। उसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी ने विधानसभा का टिकट फिर उनका काट दिया, वो फिर बागी हुए और उन्होंने विधानसभा जीत के दिखाई। विधानसभा जीतने के बाद फिर वो बीजेपी से जुड़े और जब लोकसभा टिकट देने का टाइम आया तो एक बार फिर रविंद्र भाटी को साइड कर दिया गया। जबकि ये रुझान मिल चुके थे कि रविंद्र भाटी की लोकप्रियता है, लोगों से कनेक्टिविटी है और युवा हों या बुज़ुर्ग हों उनको लाइक करते हैं। लेकिन पार्टी ने भरोसा किया अपने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर और अब देखिए कैलाश चौधरी वहाँ तीसरे नंबर पर चले गए। मेरे ख्याल से अब तक चुनाव वो हार भी चुके होंगे और रविंद्र भाटी दूसरे नंबर पर रहे। अगर बीजेपी रविंद्र भाटी जैसे लोगों पर दांव लगाती, और बाड़मेर की एक चीज़ और बताऊँ, वहाँ से प्रियंका चौधरी भी विधायक हैं, वो भी निर्दलीय विधायक हैं। इससे पहले वो बीजेपी में ही थी लेकिन बीजेपी ने उनका भी टिकट काट दिया। यह तो कहिए कि बीजेपी नेतृत्व ठीक से चीज़ों को नहीं देख रहा है, किसी गलत तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं, राइट व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसकी भी एक बड़ी वजह रही और सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ वसुंधरा राजे जैसे जो पब्लिक का लीडर है, मास लीडर है, उनको साइड करना, उनको इग्नोर करना बीजेपी को राजस्थान के अंदर भारी पड़ा। सर, एक नाम और, राहुल कासवा। देखिए, राहुल कासवा का आपने नाम लिया। राहुल कासवा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं आपको दिखा सकता हूं, जब उनको टिकट नहीं मिल रहा था, उनको ये फीडबैक मिल चुका था, तो उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था कि संदीप जी क्या किया जाए। और मैं वो पहला व्यक्ति था, मैं कहा देखो भाई साहब, आपके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं और वो एक ईमानदार साफ छवि के व्यक्ति हैं, कभी किसी घोटाले में या किसी गलत एक्टिविटी में उनका नाम नहीं आता, बिल्कुल रिजर्व रहने वाले व्यक्ति हैं। मैं कहा भाई साहब आप चुनाव लड़ो, किसी भी पार्टी से लड़ो, ये मैंने कहा था। और मैंने देखा दूसरे दिन ही उनका मैसेज आया कि कांग्रेस मैंने ज्वाइन कर लिए और वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और मेरे ख्याल से ये तो जीत गए होंगे या जीतने वाले होंगे, क्योंकि वहाँ की पब्लिक राहुल कासवा को चाहती थी और बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। एक चीज़ और याद आती है, जब राहुल कासवा का जिक्र करते हैं ना सर, तो एक को जब उनका टिकट कटा था तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया था, आखिर मेरा गुनाह क्या था। बिल्कुल जिस तरीके से उन्हें, सर ये जो सवाल था, ये शायद पोस्ट से राहुल कासवा ने किया हो, लेकिन जिसका टिकट कटा
सबके मन में तो यही टीस होगी कि आखिर उसका गुनाह क्या था। आपने जो सवाल किया है वो बहुत वाजिब सवाल है और ये उन सवालों में से एक सवाल है जिससे ये पता चलता है कि भाजपा का पतन क्यों हुआ। भाजपा 303 से जहां 370 या 400 की तरफ बढ़नी चाहिए थी वो डाउन क्यों गई। देखिए, जब मैं ऐसा करने लगूं कि मैं आपको त्याग करने के लिए कहने लगूं और मैं त्याग करने को तैयार ना हूं, मैं अपने बेटे को तो परिवारवाद की बात करूं कि आपके परिवार में किसी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दूं, तो ये चीज़ें तय हो जाती हैं। आप मीनाक्षी लेखी को निपटा सकते हैं, आप रमेश विधुड़ी को निपटा सकते हैं, आप परवेश वर्मा को निपटा सकते हैं, आप शिवराज सिंह चौहान को निपटा सकते हैं, आप वसुंधरा राजे को निपटा सकते हैं, आप रमन सिंह को निपटा सकते हैं, और ऐसे में कितने नाम आपको बताऊं, हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े नाम जिनको आपने निपटाया। तो कहीं ना कहीं ये वो लीडर थे जो पब्लिक के लीडर थे, जिनका दुख लोगों को होता था। तो ये भी एक वजह रही कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक टेस्टिंग की कि ऐसे लोगों को साइड किया जाए और नए लोगों को लाने के पीछे भी ये रीज़न था कि बहुत कमज़ोर व्यक्तियों को लाया जाए। जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री एक नए और कमज़ोर व्यक्ति को बनाया गया, किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक कमज़ोर व्यक्ति को बनाया गया, किसी से छुपा नहीं है। रमन सिंह जी की जगह जो रिप्लेस किया गया छत्तीसगढ़ में कमज़ोर व्यक्तियों को किया गया। जो उत्तराखंड की मैं बात करूं तो जो पुष्कर सिंह धामी है वो अपनी विधानसभा चुनाव हारने के बाद वहां के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, इसका मतलब वो भी कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी विधानसभा हार जाते हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट का डिप्टी सीएम बनाना एक हारे हुए व्यक्ति को, कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत लोग नहीं चाहिए थे, कमज़ोर लोग चाहिए थे। और मैं ये मानता हूँ तो इसका कमज़ोर लोगों को लेकर के कोई टीम टूर्नामेंट नहीं जीत सकती। मतलब सर, तो फिर ये देखा जाए कि कैप्टन को वो प्लेयर चाहिए जो कि कैप्टन के अंडर काम करें, मतलब ये ना हो कि उस इक्वल और उस वाले समान शक्ति के लोग हों। देखिए, कैप्टन ने ऐसी टीम बना दी कि वही कैप्टन लगेगा टीम को, बाकी दूसरे किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि इसको भी कैप्टन बनाया जा सकता है। जबकि टीम चुनाव वो जीतती है या वर्ल्ड कप वो टीम जीतती है जिसमें ये लगे किसी के भी ऊपर हाथ रख दो वो कैप्टन के बराबर हो। मतलब जो टीम लीडरशिप है, जिसमें लीडर ये ना चाहे कि सिर्फ वो दिखे, टीम दिखे। देखिए, बिल्कुल आप अगर मोदी जी की जो राजनीति है उसका विश्लेषण करेंगे, आप तो एक सीनियर पत्रकार हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनके कैबिनेट के 4 मंत्रियों के नाम बता दो तो आप जैसा सीनियर पत्रकार उनके 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम नहीं बता सकता। इसका मतलब उनको इस तरीके की राजनीति करने का शौक है कि बस एक जगह फोकस होना चाहिए, एक ही व्यक्ति को लोग जानने चाहिए, वहीं से सिंगल कमांड आनी चाहिए, तभी देश चलेगा। और मुझे लगता है जब मोदी जी आए थे उस टाइम में राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में जो टीम थी उसमें नितिन गडकरी जी थे, शिवराज सिंह चौहान थे, उसमें वसुंधरा राजे थी और तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग थे। वो संगठन इतना मजबूत था जिसने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दिया था, तो वो संगठन उस टाइम के कंपैरिजन में आज और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था। लेकिन सरकार रहने के बावजूद भी वो संगठन कमज़ोर हुआ, और जब संगठन कमज़ोर होता है, संगठन किसी भी पार्टी या सरकार की नींव होती है, तो मुझे लगता है भाजपा ने कहीं ना कहीं अपनी नींव कमज़ोर की और उसका हश्र आज आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत राजस्थान से की थी, राजस्थान की एक और लोकसभा सीट नागौर, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल रही, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा। हनुमान बेनीवाल कभी भाजपा में हुआ करते थे और सांसद हुआ करते थे। आज जब परिवर्तन हुआ, ज्योति मिर्धा आई, ज्योति मिर्धा कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, अब जब चेंज हुआ तो अभी भी हनुमान बेनीवाल आगे हैं और ज्योति मिर्धा पीछे हैं। देखिए, नागौर सीट की अगर हम बात करें तो नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा के पिताजी भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनका वहाँ पे एक छत्र राज भी रहा है लंबे समय तक। कांग्रेस की बड़े नेताओं में वो शुमार रहे, ज्योति मिर्धा भी कांग्रेस के बड़ी नेताओं में शुमार रही। लेकिन इस बार वो पाला बदलकर बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन वो नहीं भांप पाई बीजेपी का गिरता हुआ ग्राफ, और हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं भांप लिया था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है जीत उनकी पक्की है। कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़कर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। सर, एक बात अगर देखी जाए नागौर लोकसभा सीट पर, तो वो ना बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई कम, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई ज्यादा लगती है, क्योंकि अगर वो पक्ष में है तो विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में है तो वो पक्ष में रहेंगे।
देखिए बिल्कुल दोनों लीडर जाट कम्युनिटी से आते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर रहकर दो बड़े लीडर्स का राजनीति करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा दोनों के हमले भी पार्टियों पर कम, हनुमान बेनीवाल का जो हमला था वो बीजेपी से ज़्यादा ज्योति मिर्धा पर था, और ज्योति मिर्धा का जो हमला था वो कांग्रेस से ज़्यादा हनुमान बेनीवाल पर था, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल एक और, जिस तरह से हम लोग जब सुबह से एक लाइव चल रहा है, लोगों की कमेंट्स आ रही हैं, तो कमेंट्स में अधिकतर सवाल ये पूछा गया कि अब अगर बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, वो अगर एनडीए गठबंधन टूटता है तो फिर क्या हो सकता है? क्या उसके भी कुछ आसार हैं? क्या जो राजनीतिक समीकरण है वहां से कुछ बदल सकते हैं? क्या अभी जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 का खेल है, खत्म नहीं हुआ है? देखिए बिल्कुल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका खेल अभी बाकी है। खेल इसलिए बाकी है कि फाइनल रिजल्ट आने तक अगर 270 सीटों में 2, 4, 10 सीटों की कमी रह जाती है तो बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर यही गैप बढ़ जाता है या ये गैप कुछ जादूगरों के हाथ में चला जाता है, जैसे नीतीश कुमार जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, तो फिर वे शतरंज को मोहरों को अपने तरीके से सेट करेंगे। वो शतरंज के मोहरे बीजेपी के तरीके से सेट होने वाले नहीं हैं। आपने नीतीश कुमार का नाम लिया सर, वैसे तो आखिरी सवाल वो था, लेकिन नीतीश कुमार का नाम सुनते ही एक सवाल और आ गया। अभी हाल ही में बीजेपी में आए हैं, अभी जो समीकरण जैसे बन रहा है तो कई वरिष्ठ पत्रकार, कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि अगर माहौल बदलता है, हवा का रुख बदला, तो नीतीश कुमार फिर से बदल सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी तो हवा के रुख से पहले बदलने वाले हैं। वो तो अपनी समीकरण देखते हैं कि मुझे कौन सी पार्टी क्या दे सकती है। जिस तरीके से मैं सुन रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी को डिप्टी पीएम का पद ऑफर किया जा चुका है, और डिप्टी पीएम पद के साथ में आप ये मान के चलिए कि कम से कम एक तो होम मिनिस्ट्री उनको मिल जाएगी, और एक उनकी शर्त हमेशा से ये रही है कि बिहार को स्पेशल एक दर्जा दिया जाए डेवलपमेंट के लिए, तो वो चीज़ भी वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं, तो नीतीश कुमार जी को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा होगा तो आज वो एनडीए गठबंधन और मोदी जी डरे हुए होंगे। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं। एक बार मोदी जी ने नीतीश जी के लिए कहा था कि इनके डीएनए में प्रॉब्लम है, तो वो कह सकते हैं कि भाई उन्हें मेरे डीएनए में प्रॉब्लम लगती है तो मेरा वहाँ क्या काम। अच्छा सर, यही से एक अब ऐसी बात हो रही है कि सवाल पर सवाल अंदर से आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कर ही लूँ। सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि मोदी जी ने पहले नीतीश कुमार के बारे में ये कहा था, बाद में नीतीश कुमार भाजपा में आ गए। अधिकतर विपक्ष का आरोप ये रहा कि विपक्ष के जो नेता विपक्ष में जब तक रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो उन पर कई सारे आरोप लगते हैं, ईडी की रेट बढ़ती है, लेकिन जब वो भाजपा में चले जाएं तो एक वॉशिंग मशीन बन जाती है, ऐसा विपक्ष का कहना था। क्या लगता है सर, क्या इस इफेक्ट का भी, क्या इस एक जो ट्रम्प कार्ड था, एक जो एक पॉलिटिकल कार्ड था, इसका भी इस लोकसभा चुनाव पर असर देखने को मिला? राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। देखिए जो भ्रष्टाचार वाली बात थी ये बीजेपी आरोप लगाती थी कांग्रेस पर, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसमें इमेज खराब हुआ जब उनके ऊपर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगते रहे, क्योंकि वो लंबे समय तक सत्ता में रही। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए भी, और जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, एक तरीके से वो गंगा स्नान कर चुके हैं, उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। और राजनीति में एक ऑप्शन है बहुत अच्छा, घर वापसी का। अगर वो लोग अब घर वापसी करते हैं तो आप ये समझिए कि वो तो दूध के नाए हैं, गंगा जल के नाए हैं, और बीजेपी उनके ऊपर अब आरोप भी नहीं लगा सकती। मतलब सर तो फिर यही होगा कि आज साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजनीति में घर वापसी वाला जो ऑप्शन है वो इसलिए भी है, कुछ लोग सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं और सत्ता की मलाई खाना पसंद करते हैं, और कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में वो लोग बहुत ज़्यादा थे, तो वो कहीं ना कहीं बदलते परिप्रेक्ष्य में बदलेंगे जरूर, आज नहीं तो कल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय हम तक देने के लिए, और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपसे 5 मिनट मांगे थे और 15 मिनट ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए, और लगातार देखते रहिए अमर उजाला। लोकसभा चुनाव 2024 का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।